जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, आप फ़ोन करके कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि सर लाजवाब म्यूचुअल फंड बताओ 10 से 15 साल के लिए। तो आखिर वो लाजवाब म्यूचुअल फंड 10 से 15 साल के लिए कैसे चूज कर सकते हैं, उस तरीके के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं हुआ तो फिर अच्छा रिटर्न भी नहीं ला सकता। तो इसीलिए लाजवाब म्यूचुअल फंड चुनने के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में करना चाहूँगा कि गलती से यदि आप लोगों ने सेक्टरल फंड में पैसा जमा किया है, इन्वेस्ट कर दिया है गलती से, पहले नहीं पता था सेक्टरल फंड के बारे में। देखिए, सेक्टरल फंड का दो पहलू है, इसका अच्छा पहलू भी है तो इसका बुरा पहलू भी है। होता क्या है कि जब सेक्टरल फंड में हम पैसा डाल देते हैं तो मार्केट में जब पीक वाला पॉइंट आता है तो सेक्टरल फंड में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है, उस सेक्टर में गिरावट आती है, तो सेक्टरल फंड में जो गिरावट होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप हाई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो फिर सेक्टरल फंड से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि गलती से यदि आपने सेक्टरल फंड में पैसा निवेश कर दिया है तो क्या उस पैसे को एक्स वाई फंड में स्विच करके हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, तो वो आपको यहां से समझ में आएगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो फिर इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे और कभी भी किसी भी फंड में यदि आपका गिरावट आ रहा है तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, कोई एक्स वाई जेड सेक्टोरियल फंड है जिसका अभी नेगेटिव रिटर्न चल रहा है 6% का, मान लेते हैं हम, इसको हमने माना, और आप स्विच करने के लिए सोच रहे हैं। तो कोई एक्स वाई जेड में आप स्विच करोगे तो उस फंड को पहले से आपको ट्रैक करना होगा। कैसे ट्रैक करेंगे? उस फंड को आप नजर में रखिए, कॉपी पेन पे लिख कर रख लीजिएगा। तो उसका रिटर्न जो है वो नेगेटिव कितना है या फिर पॉजिटिव कितना है। यदि आपका कोई फंड है और उसमें नेगेटिव 6% है, लेकिन कोई ऐसा फंड जिसमें आप स्विच करना चाहते हैं उसका जो नेगेटिव रिटर्न 15% है, तो यहां से स्विच करके यदि आप यहां पे आते हैं, सपोज इसको ऐसे समझिए कि यहां पे आपका 15-20 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और अभी 15-20 लाख का 6% माइनस है। लेकिन वही 15-20 लाख रुपए यदि इस फंड में होता और उसी टाइम पे, तो इसमें 15% माइनस होता। तो यहाँ पे 6% माइनस है, कम माइनस है, लेकिन आपको पता है कि इस सेक्टरल फंड का जो फ्यूचर वैल्यू है आगे चल के बहुत ज़्यादा रिस्की है, रिस्क ज़्यादा उठाना पड़ेगा और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप स्विच करना चाहते हो अच्छे फंड में, तो यहाँ पे 6% के नेगेटिव, यहाँ पे 15% के नेगेटिव। तो यहां से जब यहां पे आओगे तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि देखिए 6 और 15 का एक डिफरेंट है। किसी का 6% का पोर्टफोलियो माइनस है, लेकिन आप यहां पे आ रहे हैं तो 15% का यहां पे माइनस दिख रहा है। आपको पता है कि सेक्टरल फंड में गिरावट होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए 15%। अब सोच के देखो कि अगर यहां पे 4% नेगेटिव होता तो जिस फंड को आप ट्रैक करते हैं, तो क्या वो अच्छा हो सकता था? तो इसका आंसर है नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे 6% की गिरावट है और यहाँ पे 4% या 3% की गिरावट है। तो यहाँ पे गिरावट कम है और यहाँ पे गिरावट ज्यादा है। तो आपका पैसा अभी लॉस में ज्यादा चल रहा है, लेकिन वही सेम पैसा अगर यहाँ पे होता तो आपका लॉस जो है वो कम है। तो यहाँ पे स्विच करने के लिए आपको दोनों फंड को ट्रैक करना होगा और आपको देखना होगा कि जिस फंड में मेरा ऑलरेडी पैसा है उसमें कितना परसेंट का नेगेटिव रिटर्न है और जिस फंड में हम स्विच करने जा रहे हैं तो उसमें नेगेटिव कितना रिटर्न है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं किसी और वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बात करते हैं मार्केट क्रैश की। बहुत लोगों का ये सवाल है कि सर अब तो गिरावट आ चुकी है, हमने तो सोचा था कि बॉटम पॉइंट 21,000 बढ़ने वाला है, बॉटम पॉइंट 22,000 से नीचे भी जाने वाला था, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। और मैं अक्सर आप लोगों को कहता था कि एवरेजिंग करो एवरेजिंग करो, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो मार्केट क्रैश की अगर बात की जाए, 2008 में भी जो है मार्केट क्रैश हुआ। इस टाइम भी जो है इन्वेस्टर डर गए थे, पैसा रिडीम कर लेते थे। 2018 में हुआ, 2020 में हुआ और अब जो चल रहा था 2024 से 25 का सेशन चल रहा था और यहाँ पे भी आपने देखा कि 13%, 14%, 15% की गिरावट। तो सवाल ये आता है कि क्या अभी भी बेनिफिट उठा सकते हैं? तो इसी के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो क्या निवेश करने के लिए यह सही समय हो सकता है अभी लमसम के जरिए, एसआईपी के जरिए? तो इसके लिए हमें इंडेक्स को देखना होगा। बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो कितना है? 23,733 रुपए। और यहां पे डाउन की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में 8.73% के आसपास जो है ये
डाउन है। ये जब मैं पीपीटी बना रहा था तब का है। अभी अभी करंट प्राइस की अगर यहाँ बात करें तो करंट प्राइस आप देख सकते हैं अभी कि कितना चल रहा है करंट प्राइस अभी 23,658 रुपए। आज जो मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है 2 अंक की तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन यहीं पे बात करें गिरावट की तो गिरावट आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ में कि 9.02% की निफ्टी में गिरावट है। वहीं अगर बात की जाए बीएससी मिड कैप की तो बीएससी मिड कैप की गिरावट लास्ट 6 मंथ का आप देख सकते हैं कि यहां पे 15% की गिरावट है। अब जिनको ये लगता है कि इस 15% का बेनिफिट हमें उठाना चाहिए, एक एवरेजिंग करना चाहिए, तो उनके लिए अच्छा हो सकता है लमसम करना। जिन लोगों को ये लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में जो मिड कैप इंडेक्स है और भी गिर सकता है, तो भाई उनके लिए एक सही समय नहीं भी हो सकता है। लेकिन कौन बताएगा कि वो बॉटम पॉइंट क्या है? तो उसके लिए तो भाई भगवान ही बता सकता है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता सकता है। वहीं पे बात करें बीएससी स्मॉल कैप की तो बीएससी स्मॉल कैप आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ की अगर गिरावट की बात की जाए तो अभी लगभग जो है 17% से ज्यादा की यहाँ पे गिरावट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज की डेट में जो है करंट न्यूज की बात की जाए तो 3:25 में अगर आज की डेट की बात की जाए तो आज आप देख सकते हैं 25 मार्च 3:25 पे 1.76% की बीएससी स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमने इंडेक्स देख लिया, लार्ज कैप के इंडेक्स में 9% की गिरावट अभी भी देखने को मिल रहा है। बीएससी मिड कैप के इंडेक्स में कितने परसेंट की गिरावट देखने को मिल रहा है? देख सकते हैं कि 15% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में 17% की गिरावट यहाँ पे स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए 17 से 18% का, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि किसी के लिए यह एक सही समय हो सकता है, लेकिन किसी लोगों के लिए यह एक सही समय नहीं हो सकता है। तो दो तरीके के इस दुनिया में लोग रहते हैं, जिनको लगता है कि भाई इसका बेनिफिट उठाना चाहिए तो उसके लिए सही समय हो सकता है, जिनको लगता है कि इसका बेनिफिट अभी नहीं उठाना चाहिए तो उसके लिए सही समय नहीं है। तो जो वेट करेंगे वो वेट ही करेंगे, और जिनको लगता है वेट नहीं करना है, इसका जो फैसला है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब जो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर लाजवाब म्यूचुअल फंड बताओ 10 से 15 साल के लिए, तो देखिए मैं फंड तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किस फंड में करना चाहिए किस फंड में नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको मैं तरीका सिखा सकता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। वो तरीका हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड कैप की। अभी आपने देखा कि मिड कैप में जो गिरावट है वो करीब 15% के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, मिड कैप में चले जाएंगे। तो एक उदाहरण के लिए एक फंड को ले लेते हैं। देखिए एक एडलवाइस मिड कैप फंड है, 2007 में फंड लॉन्च हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं ये फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप फंड को चूज कैसे करेंगे। तो यहां पे हमें मेन चीज क्या देखनी है, यहां देखना है कि देखिए इसका एक बेंचमार्क है, मिड कैप का एक बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई। तो इसकी तेजी देख सकते हैं कि 17% से ज्यादा की तेजी से बेंचमार्क ज्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन फंड की बात की जाए तो इस निफ्टी बेंचमार्क से फंड जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो इसका एक ड्रॉबैक हो गया। बाकी और भी बहुत सारे उदाहरण है, उसको भी देखेंगे। देखिए ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे यहां से और पता लगाएंगे। देखिए ये जो ये वाला जो देख रहे हो डार्क येलो वाला और ये ग्रीन वाला जो पोर्शन देख रहे हो, तो ये 2021 है, 2022 है, 2023 है, 2024 है। तो बात करें 2021 में, तो 2021 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपैरिजन बेंचमार्क की जगह। और यहीं पे बात करें 2022 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और 2023 की बात की जाए तो 2023 में इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप फंड को कैसे चूज करेंगे। आगे चल के ये फंड हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दे। तो 2024 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंचमार्क ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन फंड ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप लगा लगा के जो है फंड को चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए सही हो सकता है। एनएवी को आप देख सकते हैं, एनएवी कुछ ट्रैक कर सकते हैं कि देखिए एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, ऐसे तक भी जो है एनएवी जाता रहा। फिर हम यहाँ पे मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख सकते हैं। देखिए मिड कैप में कितना परसेंट पैसा जा रहा है, उसके बाद लार्ज कैप में 10%, अदर सेक्टर में 3%, स्मॉल कैप में 12%। पॉइंट की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। फिर फंड का रिस्क फैक्टर देखेंगे, रिस्क कितना है, तो देखिए हाई रिस्क है। तो इस प्रकार से आपको लगता है कि आपको मॉडरेट रिस्क लेना है, आपको लगता है थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, तो उसी हिसाब से आप अपना फंड को चूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अदर फैक्टर भी है। वहीं पे अगर बात की जाए स्मॉल कैप की, मान लीजिए 10 से 15 साल के लिए आप स्मॉल कैप में पैसा निवेश करना चाहते हो, तो आप उसको कैसे चूज करोगे, इसको यहां से देखिएगा कि यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप मान लिया हमने, 15 साल यहाँ पे मान लिया ऑल इक्विटी,
और सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यही वाला फंड हम इसको चुन लेते हैं, फिर इसको हम ट्रैक करेंगे। देखिए फंड का जो CAGR रिटर्न है वो 19% से ज़्यादा है, लेकिन वहीं पे BSE 250 स्मॉल कैप जो बेंचमार्क है वो 16% के हिसाब से तेजी है। तो ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, तो 19% का जो है डेटा वो ज़्यादा है, फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए बेंचमार्क की तो उसके कंपैरिजन में कम अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2009 से लेके अब तक जो है CAGR रिटर्न है 19% का। मैं फिर से कह रहा हूँ फंड रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। इसी प्रकार से वेबसाइट में जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। 2021 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन 2022 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। 2023 में फिर फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 2024 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। बात की जाए गिरावट की तो देख सकते हैं 2025 में मार्केट में गिरावट आई। फंड जो है यहाँ पे कम तेजी से गिरा, यानी कि फंड कम गिरा लेकिन उसका बेंचमार्क है वो ज्यादा तेजी से गिरा। तो यह भी एक संकेत करता है कि फंड अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर है। यहाँ पे NAV देख सकते हैं कि भाई 10 रुपए से जो है इसका NAV लॉन्च हुआ, उसके बाद 9/11/2009 को NAV 9 रुपए में पहुंच गया, फिर 9/12/2009 में NAV बढ़ गया। इस प्रकार से NAV से आप ट्रैक कर सकते हैं कि फंड जो है कितना वोलेटाइल है, कितना फंड जो है रिस्की हो सकता है। स्मॉल कैप में 79% पैसा इन्वेस्टेड हो रहा है, यहाँ पे मिड कैप में 3.18% इन्वेस्टेड हो रहा है, अदर सेक्टर में 16%। रिस्क की बात की जाए तो हाई रिस्क है, तो उसी हिसाब से आप फंड चुन सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि इक्विटी मल्टी कैप की। मान लीजिए कि अगर हमें 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हमारा पैसा थोड़ा डाइवर्सिफाई भी होना चाहिए, थोड़ा पैसा इस सेक्टर में, थोड़ा पैसा इस सेक्टर में। तो हम यहाँ पे इक्विटी मल्टी कैप की बात करेंगे और ऑल इक्विटी हमने सिलेक्ट किया। जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इनमें से निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप को चूज कर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। तो इसको अगर ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करने के बाद आप देख सकते हैं कि CAGR रिटर्न 17% से ज्यादा है, और यहाँ पे बेंचमार्क की अगर कंपैरिजन की जाए तो ये 15% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये 17% के हिसाब से हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि फंड जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसका मतलब फंड अच्छा हो सकता है। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है। 2005 से लेके 25 का जो CAGR रिटर्न है कितना है, 17% से ज्यादा का है। यहीं पे ईयरली परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे बेंचमार्क और फंड को कंपैरिजन करके। 2021 का डेटा यहाँ पे नहीं है। यहीं पे बात की जाए 2022 की तो 2022 में फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। यहीं पे बात की जाए 2023 में तो 2023 में आप देख सकते हैं फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया एज कंपेरिजन टू बेंचमार्क। यहीं पे बात करें 2024 में तो 2024 में भी जो है फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन 2025 की अगर बात की जाए तो फंड जो है, फंड में गिरावट कम आई लेकिन बेंचमार्क में गिरावट ज्यादा है। इसका मतलब ये फंड सही हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अच्छे अच्छे फंड जो है चुन सकते हैं। फिर वहीं पे बात करें NAV की तो आप यहाँ पे NAV देख सकते हैं 10 रुपए से स्टार्ट हुआ, फिर 28/4/2005 को NAV घट के 9.76 पे आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से फिर NAV बढ़ती गई। और यहाँ पे मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं कि मल्टी कैप का फंड है। नाम से ही पता चलता है कि मल्टी कैप में पैसा जो है लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा, स्मॉल कैप में जाएगा, अदर सेक्टर में भी जाएगा। तो देख सकते हैं 26% से ज्यादा पैसा जो है मिड कैप में है, लार्ज कैप में 44% से ज्यादा पैसा है, अदर सेक्टर में 2% से ज्यादा है, और स्मॉल कैप में 26% से ज्यादा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग बराबर बराबर करके पैसा बांट दिया। लार्ज कैप में 44% पैसा है, इसका मतलब ये मल्टी कैप फंड है। तो मल्टी कैप फंड है तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क की अगर बात की जाए तो इसमें भी हाई रिस्क लिखा हुआ है। तो रिस्क के हिसाब से आप चुन सकते हैं 10 साल के लिए अच्छा फंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने आपको सारा डेटा यहाँ पे दिखा दिया, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना फंड चुन सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा होगा। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी फंड मैंने आपको दिखाया ये कोई मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको मैंने समझाया कि इस प्रकार से हम अच्छा फंड चुन सकते हैं, लाजवाब फंड चुन सकते हैं जो कि 10 से 15 साल के लिए अच्छा हो सकता है। Are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.